बीजेपी ने जितना बहुमत चाहिए उससे कहीं ज्यादा सीटें जीत ली हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 227 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। 203 पर उत्तर प्रदेश में बहुमत है और 82 पर आगे चल रहे हैं। कुल 309 सीटें, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत पाई है। 7 सीटें 5 जीत पाई है, 2 पे आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 33 जीत चुके हैं, 16 पर आगे चल रहे हैं, यानी केवल 49-7 56 सीटें इस गठबंधन को। जबकि यूपी ने बड़ी आसानी से मेजॉरिटी जो चाहिए उससे आगे का आंकड़ा पा लिया है और वो 300 से ज्यादा सीटें पाते दिख रहे हैं। ये डेटा प्लीज बोलिए बात। मैं ये कह रहा था कि क्यों गठबंधन चलना चाहिए, क्योंकि ये गठबंधन एक शुरुआत थी। अब नरेंद्र मोदी और स्ट्रांग होके निकले हैं उत्तर प्रदेश में, उनके नाम पे इलेक्शन जीता गया है और बहुत इंप्रेसिवली जीता गया है। तो आगे 2019 में अगर ऑपोजिशन को उनको काउंटर करना होगा तो उनको महागठबंधन की राह पे चलना होगा, पॉसिबिलिटीज तलाशनी होगी। मुझे लगता है कि एक जो पहले इंपॉन्डरेबल आ रहा था उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से पहले, क्योंकि महागठबंधन जो है वो मायावती जी के बिना कंप्लीट नहीं माना जा सकता था। और मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ, या समाजवादी पार्टी शायद आ जाती, मायावती जी आने को तैयार नहीं। मैं दूसरा सवाल लेके आ रहा हूँ, मायावती का आज का बयान कैसा लगा आपको? देखिए, उस पर अब कुछ उनके पास अगर तथ्य लेकर आए। मैंने पहले भी कहा कि ये 1971 में भी हुआ था। हाँ। जब बैलेट होता था तो उस वक्त के जनसंघ के नेताओं ने ये बहुत प्रचार किया था उस वक्त कि सोवियत यूनियन, उस वक्त के सोवियत यूनियन से कोई स्पेशल किस्म की स्याही बन के आई है। वो जब ठप्पा आप कांग्रेस के उस पे जनसंघ के दीपक के निशान पे भी लगाएं तो वो भी कांग्रेस के निशान पे शिफ्ट होकर अपीयर हो जाता है। प्रदीप जन आदित्य कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रदीप जी, आप बाय करते हैं मायावती के इस आर्ग्यूमेंट को? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मायावती जी को ये लगा कि जो सरकार और जो व्यक्ति नोट बदल सकता है तो वो वोट भी बदल सकता है, और इसीलिए उन्हें शंका हुई कि 60 साल से जो नोट चले आ रहे थे वो नोट बदलने की क्षमता है, लाइन में लोगों को खड़ा करवा सकता है, तो वो वोट बदलने सर आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि जिसके लिए लोग लाइन में लगकर नोट बदल सकते हैं उसके लिए लाइन में लगकर वोट भी दे सकते हैं? यूपी में तो कुछ ऐसा ही लगा। नहीं, अब ये तो कांग्रेस ने नहीं कहा, मायावती जी ने कहा, और उनके दिमाग में प्रेम शुक्ला से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला वो तो कह रही है चुनाव रद्द कर दीजिए, ईवीएम में गड़बड़ी की है, और उसका एक रीजन उन्होंने दिया जो कहीं थोड़ा सा तार्किक लगता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी कैसे जीत गई जब एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया आपने। गौरव ये भी कहती है जिनको भी वोट दबाइए वो बीजेपी को ही जाएगा, ऐसी गड़बड़ी हुई है मशीन में। देखिए, कई बार पराजय के बाद मानसिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, और सुश्री मायावती जो नोटबंदी से पहले से ही हताश थी, कि पराभव के बाद हो सकता है कि उनका मानसिक संतुलन जो है थोड़ा सा जो है असंतुलित हुआ हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति मायावती जी के तर्क से सहमत होगा। मायावती जी ये कह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उनको भरोसा नहीं था जो पूर्व चुनाव के पूर्व थे, और जैसे ही परिणाम आ गए उसके बाद उनका जो है नया जो पत्रकार एक उनके यहाँ कोई टोपी पहनकर आया था, उस पत्रकार की बात पर उनको भरोसा हो गया। तो इतना उन्होंने बचकाना जो है आरोप लगाया है कि उनके बचकाने आरोप पर बहुजन समाज पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी विश्वास नहीं करेगा। दूसरी चीज इसमें देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने सीटें भले कम पाई हो, लेकिन उसको जो वोट की संख्या है, मतों की संख्या, वो कांग्रेस और सपा से ज्यादा है। बिल्कुल, मैं बता देता हूं, आपने जिक्र छेड़ा तो मैं बता देता हूं। अभी तक इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक प्रेम शुक्ला, बीजेपी को करीब 40% वोट मिले हैं, बीएसपी को 22%, 22.3% का ही अंतर है यहाँ पर। एसपी को 21.9 और कांग्रेस को 6.2। तो आपकी बात सही है, बीएसपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा शेयर है उसका। बिल्कुल। खैर चलिए, हमारी इस नॉन स्टॉप कवरेज में अब हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी जुड़े हैं। अमर सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सर, आप तो इतने साल से मंजे हुए राजनेता हैं, राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है। यूपी में जो हुआ है उसे क्या करार देंगे आप? ये यूपी में नहीं, ये देश में हुआ है। यूपी से पहले ये महाराष्ट्र में हो गया, मुंबई में हो गया, जहाँ पर शिवसेना के उद्धव जी का गौरव समझौते के रास्ते में आया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़कर के आगे बढ़ी और महाराष्ट्र के सभी सीटों पर वो बढ़ी। इसके पहले ये उड़ीसा में दिखाई दिया, जहाँ पर विपक्ष का स्थान भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण कर लिया। इसके पहले निकाय के चुनाव में पंजाब में दिखाई दिया।
प्रश्न ये है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नरेंद्र मोदी को एक जनमत के साथ, प्रचंड जनमत के साथ आगे आए हुए प्रधानमंत्री के रूप में मानसिक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हो गया कि नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति, एक चाय वाला कैसे इतना प्रधानमंत्री बड़ा है? आदमी बन गया? इसको अभी तक पचाने में वो होता है ना कि सेंट स्टीफेंस में पढ़े हुए लोग रामजस कॉलेज के लड़कों को छोटी दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल। तो बड़े परिवार से आए हुए लोग जो राजनेता हैं, उनके मन में एक भाव है कि ये कहीं से फ्रॉम नोवेयर, ये कहाँ से आदमी आया और गुजरात का मुख्यमंत्री बना और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब उनके देश की जनता ने बाध्य कर दिया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और लोगों की बात जाने दीजिए, स्वयं भारतीय जनता पार्टी में बहुत से बड़े लोगों को, मध्यम दर्जे के लोगों को मोदी जी पच नहीं रहे थे। और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बहुत लोगों को इस आकस्मिक और अकस्मात आई बड़ी जीत से एक झटका भी लग सकता है। और कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में एनिमीज आर एनिमीज एंड फ्रेंड्स आर जेलस। बिल्कुल। लेकिन इस जीत ने मोदी जी के राजनीतिक पुंसत्व को धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की परिधि से, उसके गुरुत्वाकर्षण से बहुत ऊपर कर दिया है। और अब देश की जनता ने उनको जब इतना बड़ा जनमत दे दिया है, तो अब सारे उनके विरोधियों का मुंह बंद हो गया। हमारे लिए कहा जा रहा था, मैंने कहा प्रचंड बहुमत मिलेगा, लोगों ने मुझे दल्ला कह दिया, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का एजेंट कह दिया। जबकि सत्य है, ईश्वर जानता है, नरेंद्र मोदी जी से मेरी 2.5 साल से कोई मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल। मैं एक भारतीय के नाते और एक राजनीतिक अनुभव के नाते जो मैंने देखा, उसको देख करके मैंने स्वांतः सुखाए बिना किसी दल और पद के भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का समर्थन मैंने किया है। बिल्कुल। लेकिन अमर सिंह जी, आपका जो तजुर्बा है वो आप काफी सही बात कह रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी। आपने एक काफी तार्किक बात कही, काफी तार्किक बात कही आपने कि एक वक्त था जब भारत में जब नेताओं की बात होती थी, राष्ट्रीय नेताओं की, तो पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन तबके के नेताओं की बात होती थी। फिर इंदिरा गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के नेताओं की बात होने लगी। क्या सेफली ये कहा जा सकता है कि आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े नेताओं में नरेंद्र मोदी का नाम काफ़ी आगे है या सबसे आगे है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि काफी आगे है या सबसे आगे है। स्वतंत्रता के बाद के नेताओं की बात कर रहा हूं। चापलूसी से ज्यादा विनम्रता के कायल हैं। आज के नेताओं में मैं बता दूं, नरेंद्र जी के, मोदी जी के पांव के घुटने तक कोई नहीं है। और उनके प्रखर विरोधी उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है कि 2019 लोग भूल जाएं, 2024 की तैयारी करें, शायद कोई माँ का लाल पैदा हो जो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सके। बिल्कुल। अमर सिंह जी, अब मैं यूपी की बात करता हूँ। आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि देश भर में इनकी लहर है, हमने नगर निगम के चुनाव में भी ये देखा। लेकिन आप एक बात बताइए, ये यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी तीनों मिलकर, और ये तीनों, ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के खून की प्यासी थी। कैंपेन में भी ये दिख रहा था। इन्होंने नोटबंदी को गालियां दी, गुजरात के गधे तक की बात हो गई, सब कुछ हुआ। इनका गणित कहां पर विफल हो गया? नहीं, पहले आप जानिए कि क्या क्या बात हुई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश के खास राजेंद्र चौधरी ने नरेंद्र मोदी जी को आतंकवादी कहा। आजम खान साहब ने इन्हें रावण कहा। लालू जी ने इन्हें चील कौवा कहा। और किरण नंदा ने पीएम का मतलब पागल मोदी कहा। राहुल जी ने और अखिलेश जी ने इन्हें बाहरी कहा कि गुजरात के आदमी की जरूरत नहीं है। जो भाषा राज ठाकरे बोलते हैं वह आंशिक भाषा उन लोगों ने कही। तो मोदी जी को जितनी व्यक्तिगत स्तर पर गालियां इस चुनाव में स्तरहीन गालियां दी गई हैं, उतनी गालियां तो उनको गुजरात के पहले चुनाव में भी नहीं दी गई थी। सिर्फ एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय नेता का एक जुमला मौत का सौदागर मोदी जी को जिताने के लिए काफी हो गया था। यहाँ तो सभी लोग स्तरहीन तरीके से मोदी जी के पीछे पड़े हुए थे, गधा तक उन्हें कह डाला। ठीक है अमर सिंह जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर दिया है। अमर सिंह जी, कल आपने राम गोपाल यादव को बाल गोपाल कहा था।
लेकिन आज मैं आपसे यूपी के लड़कों के बारे में पूछना चाहता हूं। इन नतीजों के बाद अखिलेश और राहुल के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि काम बोलता है, उसके साथ साथ अनुभव भी बोलता और डोलता है। मैं बहुत निरपक्ष भाव से कहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी पहले की तरह एक रहती, अमर सिंह, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सब इकट्ठे रहते, अखिलेश की ऊर्जा रहती, मुलायम सिंह जी का अनुभव रहता, हम सब लोगों का कर्म रहता, तो भी मोदी जी जीतते। लेकिन समाजवादी पार्टी की इतनी सोचनीय पराजय नहीं होती। हम हारते जरूर, लेकिन पार्टी बच जाती। कम से कम 125 सीटें हमारे पास होती। लेकिन ये जो 125 सीटों की सौगात, ये हम अखिलेश यादव के अहंकार ने अतिरिक्त मोदी जी को दिया है। और ये 125 सीट, और इसमें हमारे ऐसे लोग, हम लोगों को चुनाव के अभी 5 महीने पहले राज्यसभा दी गई, और हमें एक तरह से उपकार किया रामगोपाल और अखिलेश ने कि हमारी नाव डूब रही है अंकल, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमारी डूबती नाव में हमारे साथ क्यों डूब रहे हैं, आप बाहर जाइए, आप बाहर ही हैं। हमें बाहर करके स्वतंत्र कर दिया ताकि हम नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें और अपने मन की बात आज़ादी से बोल सकें। तो धन्यवाद रामगोपाल, धन्यवाद अखिलेश, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम समाजवादी पार्टी से निकाल के बाहर करने के लिए। अमर सिंह जी, मैं आपकी भावना और दर्द दोनों में समझता हूँ। आज हकीकत यह है कि अखिलेश जी ने जो अपनी मनमानी की, जो कि आप समेत कई नेता ये बोल रहे हैं। कुछ समय पहले हमारी कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए रास्ता साफ करें। जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति है, दे आर गोइंग थ्रू आइडेंटिटी क्राइसिस। इन चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव के लिए भी यूपी में क्या यही स्थिति है? आइडेंटिटी क्राइसिस है, उन्हें अपनी पहचान ढूंढनी पड़ेगी, उन्हें समाजवादी पार्टी में अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसका अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समर्थक जया बच्चन हमारी पुत्र वधू डिंपल के साथ घूमते हुए एक नारा मारी थी, नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, ओनली साइकिल, ओनली अखिलेश। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है नो कंफ्यूजन, नो क्लेश, टूट गई साइकिल, हार गए अखिलेश। ठीक है, टूट गई साइकिल, हार गए अखिलेश। लेकिन इसका आगे क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? 2019 में क्या देखते हैं कि यही अलायंस आगे रहेगा? क्या ये अलायंस इस हार के बाद भी बरकरार रह पाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे 2019 का अलायंस बता दिया था। अमर सिंह जी, यूपी की जनता को यह साफ पसंद नहीं है, लेकिन हमारे भतीजे को बहुत लोभ है। उसे पिता मुलायम सिंह का साइकिल भी चाहिए, राहुल गांधी का हाथ भी चाहिए, और आज नतीजे से एक दिन पहले उसे बुआ की हाथी की भी सवारी करनी थी। इसलिए उसने कह दिया चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल यार, धक्का मार, बंद हो रही है मेरे राजनीति की मोटर कार। अमर सिंह जी, हकीकत तो यह है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल, कांग्रेस का हाथ और मायावती जी का हाथी, ये तीनों मिलके भी जो करना चाहते थे, कमल को कुचलना, वो तो हो नहीं पाया। ये जो हाथ है जो पकड़ा अखिलेश ने कांग्रेस का, ये कितना भारी पड़ा है समाजवादी पार्टी को यूपी में? देखिए, सच तो ये है कि बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि 105 जगहों पर बूथ में पर्चा देने के लिए भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन ये भी सच है कि अखिलेश बिल्कुल मूर्ख नहीं है। मोदी जी को गुजरात के दंगों में मुसलमानों के मरने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जितने मुसलमान गुजरात में नहीं मरे, उससे ज़्यादा मुजफ्फरनगर के दंगों में मरे हैं। मोदी जी कोई नृत्य नहीं देख रहे थे, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे के समय पूरे के पूरे अखिलेश यादव का मंत्रिमंडल मल्लिका शेरावत का गाना सुना था, नाच देख रहा था, भीगे ओठ मेरे, ओफ ओफ ओफ। तो गुजरात में अगर मुसलमान मरते हैं तो दंगा है, और मुजफ्फरनगर में मुसलमान मरते हैं तो एक खेल कूद, कबड्डी और क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो कांग्रेस का साथ उन्होंने हाथ इसलिए लिया अपने स्वार्थ में, ताकि मुसलमानों का कुछ मत उनको मिल जाए। अगर राहुल को अगर वो साथ नहीं लेते तो संभवतः वो मायावती के आसपास होते। मैं अमर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अखिलेश जी ना एक बयान दे रहे हैं पत्रकारों को, एक बार सुन लेते हो क्या बोल रहे हैं। सरकार से बाहर हैं हम। मुझे लगता है कि
आने वाले समय में जो सरकार आएगी समाजवादी सरकार से भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार से अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता और जो हर वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा सुविधाएं देने का काम भी सरकार आने वाली करेगी। मैं इस समय आपका भी धन्यवाद दूंगा कि चुनाव में आप और हम लोग जगह जगह मिलते रहे, आपकी वजह से हमारी बातें भी पहुंचती रही जनता को तक। मैं एक बार फिर जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, लोकतंत्र में यही निर्णय होता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। अमर सिंह जी, मेरा और एक सवाल है आपसे। मायावती जी की आपने बात की, हाथी की बात की। मायावती ने आज एक बड़े ही, जिसे कहते हैं चाइल्डिश तरीके से, जब वोटों की गिनती में ये साफ हो गया कि अब उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है, उसके बाद 2 बजे के आसपास उन्होंने एक पत्रकार परिषद करके पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया और कहा ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ी की गई थी, बटन कोई भी दबाए वोट बीजेपी को ही पड़ता था, वरना संभव नहीं है कि इतने सारे मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिले। ये आपने जो अपने पहले जवाब में कहा था कि हकीकत से दूर भागने की टेंडेंसी, ये अभी भी शायद कुछ लोगों पर काफ़ी हावी है। उनकी इस मांग पर कि फिर से चुनाव हो, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा मजाक है और हास्यास्पद बयान है, और ये मायावती जी के राजनीतिक स्तर में आई हुई भारी गिरावट का प्रतीक है। और मायावती जी से लेकर के राम गोपाल तक ये सभी लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। मुझे अखिलेश का बयान अच्छा लगा। हार को विनम्रता से स्वीकार करना, यही राजनीति का नियम है। और राजनीति में या खेल के मैदान में जिसको हारने की कला नहीं मालूम, वो राजनीति कर ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी स्वयं है। जब इंदिरा जी की मृत्यु के बाद हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीटें रह गई थी, फिर भी अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में 0 से ये हीरो बनकर के आज इस स्थिति में खड़े हैं। तो हार तो कभी माननी ही नहीं चाहिए कि कभी ना कभी फिर सुबह होगी। इस आशा के साथ आदमी को चलते रहना चाहिए। अमर सिंह जी, यूपी में आपको क्या लगता है बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है? कल पार्टी की बैठक है और उसके बाद नाम की घोषणा होने वाली है। आपकी राजनीतिक सूझबूझ क्या कहती है? देखिए, इसका मुझे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कार्य पद्धति के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लोगों को जानता हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं जानता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च नेता के रूप में जो मान्यता नरेंद्र मोदी जी की है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और बाकी सब चीज़ें सिर्फ औपचारिकता रहेंगी। और नरेंद्र मोदी जी ने ही ये चुनाव जीता है। और मैं अमित शाह जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी में इतना समन्वय है कि दोनों का अलग अलग नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं जी। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जब बने थे तो उन्हें कोई नहीं जानता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम किसी ने नहीं सुना था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोई चौंका देने वाला नया नाम आ सकता है। संभव है कि उस नाम की किसी को आशा नहीं हो, आकांक्षा नहीं हो, लेकिन वो नाम आ सकता है। लेकिन अब चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम बना रहे हैं, अपने नए नए प्रहरी खड़ा कर रहे हैं, अपने नए नए स्तंभ खड़ा कर रहे हैं। और ये करने का उनका अधिकार भी है कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की है, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं की है, उन्होंने डिलीवरी दी है और करके दिखाया है। तो ये अधिकार उनको होना चाहिए कि वो अपने मनपसंद की टीम बनाए। और अभी मैं सुन रहा था अमित शाह जी का एक पत्रकार वार्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके भी लड़े हैं, जैसे सर्बानंद सोनोवाल को, वसुंधरा जी को मध्य प्रदेश में, वो चेहरे उनके पास भी हैं। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में अब चेहरे के रूप में हम नरेंद्र मोदी जी को ही मानते हैं। अब खाता ना भाई, जो मोदी जी जिसको चाहें वही होगा सही। तो किसको चाहते हैं ये उनके मन में है, उनके मस्तिष्क में है,
ये ना आपको पता है ना हमें पता है। जब घोषणा होगी तब आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। ये जो कैंपेन का दौर चला, अलग अलग चरण में जब मतदान हो रहा था, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जो कैंपेन था उसका स्तर भी गिरते गया। और आपने जो कहा ये भी बात काफ़ी अहम है अपने आप में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी, कि आप देश के प्रधानमंत्री को एक हद से ज़्यादा गाली नहीं दे सकते। वो सब हुआ। इसके दौरान आपकी मुलायम जी से बात हुई, जिस दिशा में ये कैंपेन जा रहा था, जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, आपकी बात हुई उनसे? उनका मन टटोला आपने, या फिर आज बात हुई आपकी मुलायम जी से? देखिए, मुलायम सिंह जी से मेरी पिछले 10-15 दिनों से बात नहीं हुई और मैंने इसके लिए पूरा दोष मेरा है। क्योंकि मैंने जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो अखिलेश के खेमे से आरोप लगता था कि मैं उनका मस्तिष्क प्रदूषित करने के लिए जा रहा हूँ। और अंत में मुलायम सिंह जी ने मुझे आदेशित किया, एक बार कहा कि आप लखनऊ मत आइए, फिर कहा आप दिल्ली से सिंगापुर या लंदन चले जाइए। तो मुझे कहा कि शहर बदर, फिर देश बदर, फिर कहने लगे नहीं आ जाइए, आपसे बात करनी है लेकिन आप प्रमुख द्वार से बताइए, आप पिछले दरवाजे से आइए, क्योंकि राम गोपाल को, अखिलेश को और आजम खान को आपका मेरा मिलना पसंद नहीं है। और मुलायम सिंह जी के अशोक रोड के घर पे जितने प्रहरी हैं वह अखिलेश द्वारा प्रतिपादित लोग हैं। तो जब हम जाते थे और जब हम निकलते थे तो उसकी सूचना होती थी। चाय देने जो कोई आता था, लड्डू देने जो आता था, वो चाय सर्व करने के बाद जानबूझ करके वहाँ खड़ा रहता था। और वहाँ उनका एक सेवक है, उस सेवक के संबंधी अखिलेश क्या काम करते हैं, तुरंत तार जुड़ते थे कि अमर सिंह जी आए हैं, ये वार्ता हो रही है, तिल का तार बनता था। इसलिए मैंने कान पकड़े, हाथ जोड़े, एक बार पिता मुलायम सिंह ने पार्टी से निकाला, एक बार अखिलेश जी ने निकाला। तो मेरा वहाँ आवागमन आजकल बहुत कम है, शून्य के बराबर है। ठीक, अखिलेश जी एक सवाल, बहुत ज्यादा आपके समय और नहीं रहेंगे, अखिलेश जी से जुड़ा एक सवाल अमर सिंह जी आपसे लेता हूं मैं। अमर सिंह, जैसा आपने कहा कि मैं अखिलेश के बयान को बहुत अच्छे तरीके से लेता हूं और उन्होंने हार स्वीकारी और हार स्वीकारना चाहिए, अगर इतना ही बड़ा दिल कर अखिलेश अगर आपसे माफी मांगे या आपको फिर से पार्टी में बुलाएं तो क्या आप जाएंगे? कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मेरी 61 साल की आयु हो गई और मैं कितना जलील होऊंगा, कितनी गालियां सुनूंगा। एक बार 7 साल तक मैं पार्टी से निष्कासित रहा, मुलायम सिंह जी ने निकाल दिया जी। और उसके बाद जिस पार्टी में आजम खान ऐसे लोग नेता हों जो स्मृति ईरानी जी के लिए कहते हैं कि जलवा फरोश हों और सेवा करें, हम भी सेवा लेने के लिए तैयार हैं, जो मायावती जी के लिए कहें कि बहन जी आपका भतीजा जवान हो गया है, उसकी गोद में बैठिए, बड़ा मजा आएगा। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे जयप्रदा जी हो, महिला होनी चाहिए, वो अपमानित और लांछित जरूर करेंगे, भारत माता को डाइन कहेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान बताएंगे। जो मुलायम सिंह जी का जन्म दिवस समारोह मना करके कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम ने हमें इस जन्म दिवस समारोह का खर्चा दिया है। ऐसे व्यक्ति जिस दल में हो, जिस दल के पास अबू आजिम ऐसे सुरमा हो, जिनके तार सीधे सीधे आतंकवादियों से, दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के ससुर हाफिज मियाँ से, जिनका फैजाबाद रोड में डायमंड रिसोर्ट है, उनसे जुड़े हुए हों और वो स्वयं प्रधानमंत्री को आतंकित कहते हो जी, तो ऐसे दल में जब मैं मेरे ऐसा व्यक्ति जाके क्या करेगा? 2 बार बेइज्जती हो चुकी है, क्या आप चाहते हैं कि मैं तीसरी बार जाकर के इस बुढ़ापे में जूते खाऊं? बिल्कुल नहीं अमर सिंह जी, लेकिन मैं आपसे आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल पूछता हूं। ये जो पुत्र मोह की परंपरा है, हमने महाभारत के समय से देखा है, धृतराष्ट्र को भी ये भारी पड़ा था, बाला साहेब ठाकरे को महाराष्ट्र में भारी पड़ा, उद्धव ठाकरे का हाथ उन्होंने पकड़े रखा और फिर पार्टी का क्या हुआ, किस तरह से फूट पुड़ी, ये हम जानते हैं। कांग्रेस का जो हश्र हो रहा है राहुल गांधी को पकड़े रहने से, और मुलायम सिंह जी जिस तरह से अखिलेश के ऊपर हावी नहीं हो पाए, कुछ चीज़ें जो उन्हें करवानी चाहिए थी वो नहीं करवा पाए, ये पुत्र मोह जो है ये क्या सबसे बड़ी समस्या है क्या भारतीय राजनीति की? देखिए, आप कुछ भी आप आलोचना करें, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कोई भी सदस्य उनके राजनीतिक प्रतिष्ठा के आवरण में पुष्पित पल्लवित नहीं हो रहा है। उनकी माँ एक सामान्य घर में रहती है, उनके भाई एक साधारण काम कर रहे हैं, और जो अरविंद केजरीवाल जी ऐसे राजनेता आरोप लगाते थे कि आगे मोदी और पीछे मोदी जी के आगे अडानी और पीछे अंबानी, तो अंबानी का भी काम यूपीए सरकार ने जाते जाते किया था, गैस का दाम बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी जी ने उनके अस्पताल का उद्घाटन जरूर किया, लेकिन कांग्रेस द्वारा अनाप शनाप तरीके से गैस के बढ़ाए हुए दाम को
अस्पताल का उद्घाटन करने के दूसरे दिन ही कम कर दिया। तो कोई उद्यमी ये नहीं कह सकता, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी, कि उसे अनायास अतिरिक्त लाभ नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मिल रहा है। तो कम से कम इतनी निष्पक्ष रूप से जो वो काम कर रहे हैं, और नोटबंदी करके उन्होंने एक समानांतरकालीन व्यवस्था में जो एक समानांतर पैसा पड़ा हुआ था उसको सिस्टम में ले आकर कंगाल हो गए बैंकों को फिर से भरा है। इन तमाम चीज़ों से समाज के सभी वर्गों का उनको समर्थन मिला है, और धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति से ऊर्ध्व एक समाज के निम्न स्तर के गरीब व्यक्ति को बैंक धारक बनने का सौभाग्य मिला है। हमारी माओ बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस मिली है। इन सब चीज़ों से जो समाज के सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति का जो अंत्योदय हो रहा है, अंतिम व्यक्ति का जो उदय हो रहा है, उससे बिल्कुल एक नई समग्रता और एक नई विकास की धारा, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि उनके मन की बात है, यह सिद्ध हो रहा है। इस कारण पूरे देश की जनता उनके साथ है, और छद्म धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक पुरुषत्व के पक्ष में पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया। एक आखिरी सवाल होगा अमर सिंह जी आपसे जाते जाते, वेरी क्विकली, 2019 के आम चुनावों में समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी एंड मैं तो कहूँगा कांग्रेस, इसका कितना रेलेवेंस आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा ये तीनों मिल जाएं, और अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो ये नोटबंदी और काला बाजार का समर्थन करने वाले दलों का समूह बन के रह जाएगा। क्योंकि नोटबंदी का विरोध जिसने किया उसका कद घटाया, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हमारे मित्र राहुल जी हो, और नोटबंदी का समर्थन जिसने किया उसका कद बढ़ा है। एक बहुत छोटे स्तर पर मेरा सम्मान बढ़ा है, क्योंकि मैंने पहले दिन से नोटबंदी का समर्थन किया था, तो लोगों का आचरण मेरे प्रति जो पहले था और अब है उसमें क्या अंतर है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और लालू जी के साथ रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी का भी राजनीतिक कद और प्रतिष्ठा बढ़ी है, क्योंकि विपक्ष में नीतीश कुमार जी और मैं, हम दो ही व्यक्ति थे जो नोटबंदी के समर्थन में मोदी जी के साथ खड़े थे नैतिक रूप से। बिल्कुल। चलिए अमर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अच्छा लगा, आपने काफ़ी खुलकर बात की। इस बीच अखिलेश ने फिर से एक बार ये कहा है कि अगर ईवीएम पर आरोप लगे हैं इसकी वैलिडिटी पर, तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जनता का जो आदेश है उसे तो उन्होंने भी सिर आंखों पर ही रखा है। उस बीच एक और खबर है, राहुल गांधी ने पहली बार रिएक्शन दिया है। उन्होंने बीजेपी को और पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है, और पीएम मोदी ने उन्हें थैंक यू कहा है।